सो हेलो हाय। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Michael Pupin is said to have demonstrated the use of radiographic intensifying screen in 1890. माइकल प्यूपिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के यूज को डिमॉन्स्ट्रेट किया था. कब किया था? 1896 में. बट ओनली मैनी ईयर्स लेटर डिड इट रिसीव एडिक्वेट रिकॉग्निशन एंड यूज. और सिर्फ कुछ ही सालों में इसने पर्याप्त रिकॉग्निशन एंड यूज के लिए रिसीव कर लिया था. Radiographs during Ronjan time were made by exposing a glass plate with a layer of photographic emulsion coated on one side. जब रॉन्जन के टाइम में रेडियोग्राफ्स होते थे तो एक ग्लास प्लेट में एक लेयर होती थी फोटोग्राफिक इमल्सन जो कि एक साइड कोटेड होता था. एंड Charles L. Leonard found that by exposing two glass X-rays plates with the emulsion surfaces together, exposure time was halved and image was considerably enhanced. चार्ल्स एल लियोनार्ड ने फाउंड किया एक्सपोजिंग टू ग्लास को एक्सपोज करके जिसमें एमल्सन सरफेस दोनों सरफेसेस पे था एंड एक्सपोजर टाइम भी आधा हो गया था एंड इमेज भी पहले से ज़्यादा इन्हेंस्ड थी. दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डबल इमल्सन रेडियोग्राफी वॉज कंडक्टेड इन 1904. 1904 में ये डबल इमल्सन रेडियोग्राफी हुई थी. बट डबल इमल्सन फिल्म डिड नॉट बिकम कमर्शियली अवेलेबल अंटिल 1918. लेकिन जो डबल इमल्सन फिल्म है वो 1918 तक कमर्शियल नहीं हुई थी, उसके बाद हुई. मच ऑफ द हाई क्वालिटी ग्लास यूज्ड इन रेडियोग्राफी केम फ्रॉम बेल्जियम एंड अदर यूरोपियन कंट्री. जो हाई क्वालिटी ग्लास था यूज होता था रेडियोग्राफी में वो बेल्जियम से आए और यूरोपियन कंट्री से आए. दिस सप्लाई वाज इंटरप्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. और ये जो सप्लाई है इंटरप्ट हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे. देयरफॉर रेडियोलॉजिस्ट बिगेन टू मेक यूज ऑफ फिल्म रेदर दैन ग्लास प्लेट्स. और रेडियोलॉजिस्ट ने बिगेन किया स्टार्ट किया टू मेक यूज ऑफ फिल्म रेदर दैन ग्लास प्लेट्स. ग्लास प्लेट्स की जगह फिल्म का यूज शुरू कर दिया गया. द डिमांड्स ऑफ द आर्मी फॉर इंक्रीज्ड रेडियोलॉजिक सर्विस मेड नेसेसरी ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्लास प्लेट. जो आर्मी की डिमांड बढ़ गई रेडियोलॉजिक सर्विसेज के लिए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास प्लेट के तौर पे. सब्स्टिट्यूट वाज सेल्यूलोज नाइट्रेट एंड इट क्विकली बिकेम अपरेंट दैट द सब्स्टिट्यूट वाज बेटर दैन ओरिजिनल ग्लास प्लेट. फिर ग्लास प्लेट का एक सब्स्टिट्यूट आया सेल्यूलोज नाइट्रेट जो कि यूज होने लगा जो कि बेटर था दैन ग्लास प्लेट. एंड द फ्लोरोस्कोप वाज डेवलप्ड इन 1898. फ्लोरोस्कोप कब डेवलप किया गया? 1898 में डेवलप हुआ था बाय द अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन. अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने किया था इन्वेंट. थॉमस एडिसन्स ओरिजिनल फ्लोरोसेंट मटेरियल वाज बेरियम प्लेटो साइनाइड. जो इन्होंने एडिसन ने फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया था वो था बेरियम प्लेटो साइनाइड. ए वाइडली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल जो कि लेबोरेटरी मटेरियल था. ही इन्वेस्टिगेटेड द fluorescent properties of more than 1800 other materials including zinc, cadmium sulfide and calcium tungstate, two materials in use today. उन्होंने लगभग 1800 अदर मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट किया जिसमें कि जिंक, कैडमियम सल्फाइड और कैल्शियम टंगस्टेट भी थे जो कि आज यूज होते हैं. देयर इज नो टेलिंग व्हाट एडिशनल इन्वेंशंस एडिसन might have developed had he continued his X-ray
research, but he abandoned it when his assistant and long-time friend Clarence Daly experienced a severe X-ray burn that eventually required amputation of both arms. And there is no telling what additional invention Alpha Edison ने किया and develop हुआ continued his X-ray research, but उन्होंने छोड़ दिया it when his assistant, जो उनकी असिस्टेंट है और लॉन्ग फ्रेंड थी क्लियरेंस डेली को सीवियर एक्सरे बर्न हुआ दैट इवेंचुअली, जिसकी वजह से उनके दोनों आर्म्स को काटना पड़ा एंड डेली डाइड इन 1904 और 1904 में वो उनकी डेथ हो गई. इज काउंटेड एज द फर्स्ट एक्सरे फर्टिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और ये एक फर्स्ट फर्टिलिटी थी एक्सरे की जो कि यूनाइटेड स्टेट में काउंट की गई थी. ओके एंड ये एक इमेज है थॉमस एडिसन की जो देख रहे हैं उनके असिस्टेंट क्लेरेंस डेली का फ्लोरोस्कोप में. डेलीज हैंड रेस्ट ऑन द बॉक्स दैट कंटेन्स एक्सरे ट्यूब. ये डेली का हैंड को देख रहे हैं जो कि एक्सरे ट्यूब में रखा हुआ है और एडिसन उसको देख रहे हैं. एंड टू डिवाइस डिजाइन टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ पेशेंट to X-ray, thereby minimize the possibility of X-ray burn, were introduced before the now 20th century by a Boston dentist, William Rollins. And Rollins used X-rays to image teeth and found that restricting X-ray beam with a sheet of lead with a hole in center, a diaphragm, and inserting a leather or aluminum filter improved the diagnostic quality of radiographs. जिससे इंप्रूव हुई एल्युमिनियम फिल्टर की क्वालिटी एंड इससे रेडियोग्राफ की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई. और इसकी खोज किसने की थी? एक डेंटिस्ट ने की थी जो कि है बॉस्टन से एंड विलियम रॉलिंस थे. दो डेंटिस्ट थे एक्चुअली. द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन वाज फॉलोड very slowly by general adoption of these techniques. It was later recognized that these devices reduce the hazard associated with X-rays. जो कि लेट रिकॉग्नाइज हुआ कि ये डिवाइसेस एक्सरे के जार्स को कम करने के लिए यूज होती हैं. टू डेवलपमेंट्स दैट ऑक्युपाइड एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम ट्रांसफॉर्म्ड द यूज ऑफ एक्सरेज फ्रॉम ए नोवेलिटी इन द हैंड्स ऑफ few physicists and a valuable large-scale medical specialty. In 1907, H.C. Snook introduced a substitute high-voltage power supply, an interrupterless transformer for the static machines, and induction coils then in use. जो H.C. स्नूक थे उन्होंने 1960 में इंट्रोड्यूस किया सब्स्टिट्यूट हाई वोल्टेज पावर सप्लाई एंड ये इंटरप्टरलेस ट्रांसफार्मर था जो कि स्टैटिक मशीन्स हैं इंडक्शन कॉइल्स थे देन जिसका यूज होने लगा. ऑल्दो द स्नूक ट्रांसफार्मर was far superior to these other devices. जो स्नूक का ट्रांसफर था वो these devices से काफ़ी superior था. Its capability he greatly exceeded the capability of the Crookes tube. It was not until the introduction of the Coolidge tube, अभी तक Coolidge tube का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था,
that the Snooks transformer was widely adopted, जो कि स्नूक्स ट्रांसफार्मर को वाइडली अडॉप्ट किया था. The types of Crookes tube that Ranjan used in 1895 have existed for a number of years. काफ़ी टाइम तक रहा. Although some modifications were made by X-ray workers, it remained essentially unchanged into the second decade of the 20th century. और ये 20th century के second decade तक unchanged ही लगभग रहा. After considerable clinical testing, William D. Coolidge unveiled his hot cathode X-ray tube to the medical community in 1913. It was immediately. इसके बाद एक जो विलियम डी कूलिज थे, उन्होंने हॉट कैथोड एक्सरे ट्यूब को मेडिकल कम्युनिटी में 1913 में लाए. एंड इट वॉज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज फॉर सुपीरियर टू द, जो कि काफ़ी बेहतर थी क्रूक्स ट्यूब से. इट वॉज ए vacuum tube that allow X-ray intensity and energy to be selected separately and with great accuracy. This had not been possible with gas-filled tubes, which made standards for techniques difficult to obtain. और ये एक वैक्यूम ट्यूब थी जो कि अलाउ करती एक्सरे इंटेंसिटी और एनर्जी को सिलेक्टेड सेपरेटली विथ ग्रेट एक्यूरेसी के साथ. दिस हैड नॉट बीन पॉसिबल विद गैस फिल्ड ट्यूब्स. जो ट्यूब थी वो गैस फिल्ड थी, विच मेड स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निक्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. एक्सरे ट्यूब्स इन यूज टुडे आर रिफाइनमेंट्स ऑफ द कूलिज ट्यूब. जो अभी एक्सरे ट्यूब्स यूज होती हैं वो कूलिज ट्यूब की बेहतर वर्जन ही यूज होती हैं. Radiology emerged as a medical specialty because of the Snooks transformer and Coolidge X-ray tube. Radiology emerged as a medical specialty because of the Snooks का जो सुपीरियर ट्रांसफार्मर आया और कूलिज का एक्सरे ट्यूब आया. The era of modern radiography is dated from the matching of the Coolidge tube with the Snooks transformer. जो मॉडर्न रेडियोग्राफी का एरा है वो कूलिज की ट्यूब से और स्नूक के ट्रांसफार्मर से डेटेड किया जा सकता है. Only then did acceptable kVp and Ma levels become possible. Few developments since that machine have had such a major influence on diagnostic imaging. जिसमें कुछ फ्यू डेवलपमेंट किए गए और जो कि जिससे कि वास्ट इमेजिंग इन्फ्लुएंसेस देखे गए. एंड 1913 में गस्तो बकी जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया द स्टेशनरी ग्रिड. उन्होंने स्टेशनरी ग्रिड को इन्वेंट किया. एंड ग्लिटर ब्लेंड, जिसको ग्लिटर ब्लेंड कहते हैं. एंड 2 months later he applied for a second patent for a moving grid. और 2 महीने बाद ही उन्होंने दूसरा पेटेंट लिया मूविंग ग्रिड का. इन 1915 में 1915 में एच पॉटर अमेरिकन जो थे probably unaware of Bucky's patent because of the World War First की वजह से, जो कि अनअवेयर थे बक्की के पेटेंट से. ऑल्सो इन्वेंटेड ए मूविंग ग्रिड. उन्होंने भी एक मूविंग ग्रिड को इन्वेंट किया. एंड टू हिज क्रेडिट पॉटर रिकॉग्नाइज्ड बकीज वर्क्स एंड द पॉटर बकी ग्रिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921. और जो पॉटर की बकी थी वो इंट्रोड्यूस की गई 1921 में. एंड इन 1946 में द लाइट एम्पलीफायर ट्यूब वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज.
This device was adopted for fluoroscopy by 1950 as an image intensifier tube. 1946 में लाइट एम्पलीफायर ट्यूब को डिमॉन्स्ट्रेट किया बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में. दिस डिवाइस वाज अडेप्टेड की गई फॉर फ्लोरोस्कोपी बाय 1950 में बाय एज एन इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब IIT ट्यूब. And today image intensified fluoroscopy is being replaced by a solid state image receptors. और जो अभी है इसको किससे रिप्लेस किया गया है? सॉलिड स्टेट इमेज रिसेप्टर से रिप्लेस किया गया है. Each recent decades has been remarkable improvements in medical imaging. और प्रत्येक रिसेंट डिकेड में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुई है मेडिकल इमेजिंग में. डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी अपीयर्ड इन द 1960. डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी कब अपीयर हुई? 1960 में. एज डिड द गामा कैमरा, और तभी गामा कैमरा भी अपीयर हुआ. पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी एंड एक्सरे सिटी वर डेवलप्ड इन द 1970s. और पॉजिपेट एंड सिटी स्कैन 1970s में डेवलप हुए. MRI रेजोनेंस become the accepted modality in the 1980s, and now digital radiography and digital fluoroscopy are rapidly replacing screen film radiography. और अभी जो है रैपिडली यूज किया जा रहा है डिजिटल एंड डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, या रिप्लेस किया गया है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से एंड इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी से. एंड क्रोनोलॉजिकली समरीज सम ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स. इसकी समरीज अभी हम लोग नीचे बॉक्स में देखेंगे. रिपोर्ट्स ऑफ रेडिएशन इंजरी. द फर्स्ट फैटेलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स अकर्स इन द 1904, जो किसकी हुई थी? दिल्ली की हुई थी. अनफॉर्चुनेटली रेडिएशन इंजरीज अकर्ड रेदर frequently in early years. These injuries usually took the form of skin damage, sometimes severe loss of hair, anemia. Physicians and more commonly patients were injured primarily because of low energy of radiation then available, resulted in the necessity for long exposure times to obtain acceptable images. Or physicians and more commonly patients were injured primarily because of low energy of radiation then available, resulted in the necessity for long exposure times to obtain acceptable images. By about 1910, 1910 में these acute injuries began to be controlled as the biological effects of X-rays were scientifically investigated and reported. With the introduction of the Coolidge tube and Snooks transformer, the frequency of reports of injuries to superficial tissue decreased. Years later, it was discovered that blood disorders such as aplastic anemia, leukemia were occurring in radiologists at much higher rate than in others. और कुछ सालों बाद पता चला कि ब्लड डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया. ये रेडियोलॉजिस्ट में ज़्यादा हो रहा था देन द अदर्स. सो बिकॉज of these observations, protective devices and apparel such as lead gloves and aprons were developed for use by radiologists. तो इसके लिए प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी इन्वेंट किए गए. एंड एक्सरे वर्कर्स वर
routinely observed for any effects of their occupational exposure and were provided with personal radiation monitoring devices. This attenuation to radiation safety in radiology has been effective, और ये attenuation रेडियोलॉजी में इफेक्टिव है और ये यूज भी करना चाहिए. Because of effective radiation in production practices, radiology is now considered a safe occupation. अब भी जबकि रेडिएशन के लिए प्रॉपर सभी इफेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, तो इसको एक सेफ ऑक्यूपेशन के तौर पे लिया जा सकता है. And let's see basic radiation protection. Today, emphasis on radiation control is diagnostic radiology has shifted back to protection of patients. Current studies suggest that even the low doses of X radiation used in routine diagnostic procedures may result in a small incidence of latent harmful effects. It is also well established that human fetuses are sensitive to the X radiation early in pregnancy. Well established that human fetuses are also sensitive to the radiation and early pregnancy maybe. And it is hoped that this introduction has emphasized the importance of providing adequate protection for both radiologic technologists and patients. और ये उम्मीद की जाती है कि adequate protection पेशेंट और टेक्नोलॉजिस्ट दोनों को मिले. As you progress through your training in radiologic technology, you will quickly learn how to operate your X-ray imaging system safely with minimal radiation exposures by following standard radiation protection procedures. The caution is in order early in your training. After you have worked with X-ray imaging systems, you will become so familiar with your work environment that you may become complacent about radiation control. Do not allow yourself to develop this attitude because it can lead to unnecessary radiation exposure. Radiation protection must be an important consideration during each X-ray procedure. Reports the 10 commandments of radiation protection. अभी इसके हम लोग देखेंगे. Always practice ALARA. Keep radiation exposures as low as reasonably achievable. ALARA का full form है ये, as low as reasonably achievable. And minimizing radiation exposure to technologists and patients is easy if the X-radiation imaging systems designed for this purpose are recognized and understood. A brief description of some of the primary radiation protection devices is follows. And filtration. Metal filters, usually aluminum or copper, are inserted into the X-ray tube housing so that low energy X-rays are absorbed before they reach to the patient. These X-rays have little diagnostic value और इनकी diagnostic value भी नहीं होती है. Collimation restricts the useful X-ray beam to that patients. Collimation restrict करता है X-ray beams को body to the image and thereby parts adjacent. And collimation जो है उसको restrict करता है X-ray beam को. And here is the table for the जो डेवलपमेंट्स हुए इम्पोर्टेंट डेट्स उसके साथ है, जो कि ऐसे है.
and this is how it is. तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट टेक ऐसे एंड एक इधर से ऐसे ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ. अब नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स. 1895 8 नवंबर में क्या हुआ था? तो 8 नवंबर 1895 को रॉन्जन ने डिस्कवर की थी एक्सरेज. 1896 को फर्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी आर मेड. इन्होंने पहला एक्सरे अपनी वाइफ का किया था फरवरी 1896 में. एंड 1900 में द अमेरिकन रॉन्जन सोसाइटी, द फर्स्ट अमेरिकन रेडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंडेड. जो 1900 में अमेरिकन रॉन्जन सोसाइटी, फर्स्ट जो अमेरिकन रेडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी स्थापना हुई थी. एंड 1901 में क्या हुआ था? रॉन्जन ने रिसीव किया था फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? रॉन्जन को मिला था. किसके लिए मिला था? इन्होंने एक्सरे ट्यूब की डिस्कवरी की थी. एक्सरे ट्यूब की नहीं, एक्सरेज की. हाँ. एंड 1905 में आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फेमस इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर. 1905 में इन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने, ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर. 1904 में पहला फर्टिलिटी का जो एक्सरे से हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे उसका डिस्कवरी हुई थी. एंड फिर 1907 में स्नूक ने इंटरप्टरलेस ट्रांसफार्मर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक रिवोल्यूशन था इन दिस फील्ड 1907 में. और 1913 में बोहर की थ्योरी आई थी, हिज मॉडल ऑफ द एटम फीचरिंग इन न्यूक्लियस एंड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स की. 1913 में बोहर की एटॉमिक मॉडल की थ्योरी आई थी. एंड 1913 में ही कूलीज हॉट फिलामेंट एक्सरे ट्यूब इज डेवलप्ड. 1913 में ही कूलीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कूलीज हॉट फिलामेंट एक्सरे ट्यूब डेवलप की थी, और जिससे कि ये ज़्यादा एडवांस हो गया था. वैक्यूम एक्सरे ट्यूब थी ये. एंड 1970s में 17 में सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्म बेस इज वाइडली अडॉप्टेड. ग्लास प्लेट की जगह सेल्यूलोज नाइट्रेट फिल्म अब अडॉप्ट की गई थी. एंड 1920 में सेवरल इन्वेस्टिगेटर्स डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ सॉल्युबल आयोडीन कंपाउंड्स एज कंट्रास्ट मीडिया. 1920 में काफ़ी इन्वेस्टिगेटर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया यूज सॉल्युबल आयोडीन कंपाउंड्स को कंट्रास्ट मीडिया के तौर पे यूज करने के लिए. और 1920 में ही अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ASRT इज फाउंडेड. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट को 1920 में फाउंड किया गया. 1921 में द पॉटर बकी ग्रिड इज इंट्रोड्यूस. 1921 में पॉटर बकी ग्रिड इज इंट्रोड्यूस. बकी वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट स्टेशनरी ग्रिड बनाई, देन मूविंग grid, and Potter was an American who also made a moving grid in 1921. And 1922 में Compton describes the scattering of X-rays. 1922 में कॉम्पटन ने स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे को समझाया, इसीलिए कॉम्पटन स्कैटरिंग इज ऑल्सो नेम्ड एज ए फिनोमेनन. एंड 1923 में सेलुलोज एसीटेट सेफ्टी एक्सरे फिल्म इज इंट्रोड्यूस. एंड ईस्टमैन कोडक भी इंट्रोड्यूस हुआ था. जो पहले हम लोग सेलुलोज नाइट्रेट यूज कर रहे थे उसमें जलने की प्रॉपर्टीज़ होती थी, उसकी जगह सेफ्टी एक्सरे फिल्म आई जो कि सेलुलोज एसीटेट थी, इसको यूज किया जाने लगा.
और ईस्टमैन कोडक आया 1923 में। 1925 में फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी कॉन्वेंट इन लंदन में हुआ। 1925 में फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी हुई, कहाँ हुई? लंदन में हुई। 1928 में द रोंजन इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी। 28 में रोंजन ने डिफाइन किया एज द यूनिट ऑफ एक्सरे इंटेंसिटी। एंड 1929 में फोर्समैन ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कार्डियक कैथेटराइजेशन ऑन हिमसेल्फ। उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया खुद पे ही 1929 में। और 1929 में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज इंट्रोड्यूस। 1929 में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड 1930 में tomographic devices are shown by several independent investigators. 1932 में ब्लू टिंट इज एडेड टू द एक्सरे फिल्म डूपॉन्ट के द्वारा। 1932 में यूएस कमेटी ऑन एक्सरे एंड रेडियम प्रोटेक्शन, नाउ द एनसीआरपी, नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर रेडियम प्रोटेक्शन, इशूज द फर्स्ट डोज लिमिट्स। इन्होंने बना 1932 में, जो कि डोज लिमिट्स को तय करने लगा। एंड 1942 में मॉर्गन एग्जिबिट्स इलेक्ट्रॉनिक फोटो टाइमिंग डिवाइस। जो मॉर्गन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फोटो टाइमिंग डिवाइस को 1942 में एग्जिबिट किया। एंड 1942 में फर्स्ट ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर पाको इज इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1942 में। एंड 1948 में कोल्टमैन डेवलप्स द फर्स्ट फ्लोरोस्कोपिक इमेज इंटेंसिफायर। 1948 में कोल्टमैन ने डेवलप किया फर्स्ट फ्लोरोस्कोपिक इमेज इंटेंसिफायर। 1951 में मल्टी डायरेक्शनल टोमोग्राफी पॉलीटोमोग्राफी इज इंट्रोड्यूस्ड। 1951 में मल्टी डायरेक्शन वाली जो टोमोग्राफी हुई, पॉली मतलब कि बहुत सारी टोमोग्राफी डायरेक्शंस में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इन द 1953 द रेड इज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ जॉब डोज। 1953 में रेड को ऑफिशियली यूनिट के तौर पे अडॉप्ट किया गया। 1956 में जीरो रेडियोग्राफी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। 1956 में ही फर्स्ट ऑटोमेटिक रोलर ट्रांसपोर्ट फिल्म प्रोसेसिंग ईस्टमैन कोडक ने इंट्रोड्यूस किया। एंड 1960 में पॉलिस्टर बेस फिल्म इज इंट्रोड्यूस्ड डूपॉन्ट। एंड 1963 में कॉल एंड एडवर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेट सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी SPECT। 1963 में कॉल एंड एडवर्ड्स ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्पेक्ट। एंड 1965 में 92nd रैपिड प्रोसेसर इज इंट्रोड्यूस्ड ईस्टमैन कोडक के द्वारा। 1966 में डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी एंटर्स रूटीन यूज। 1966 में जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी है वो रूटीन यूज के लिए यूज की जाने लगी। एंड 1972 में सिंगल इमल्सन फिल्म एंड वन स्क्रीन मैमोग्राफी बिकम्स अवेलेबल, ड्यूपॉन्ट ने कहा। 1972 में सिंगल इमल्सन फिल्म एंड वन स्क्रीन मैमोग्राफी बिकम अवेलेबल हो गई। एंड 1973 में हाउसफील्ड कंप्लीट्स डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटी इमेजिंग सिस्टम। एंड 1973 में
हाउसफील्ड ने फर्स्ट सिटी को डेवलप कर लिया था। एंड 1973 में ही डमेडियन एंड लेटर वर्क प्रोड्यूस की थी फर्स्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई से रिलेटेड। एंड 1974 में रेयर अर्थ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर इंट्रोड्यूस्ड। 1974 में रेयर अर्थ रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड 1977 में मिस्ट्रेटा डिमॉन्स्ट्रेट्स डिजिटल सब्सट्रैक्शन फ्लोरोस्कोपी। 1977 में मिस्ट्रेटा ने डिमॉन्स्ट्रेट किया डिजिटल सब्सट्रैक्शन फ्लोरोस्कोपी को। 1979 में द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इज अवार्डेड टू द एलन कॉर्माक एंड गॉडफ्रे हाउसफील्ड फॉर सिटी। नोबेल प्राइज किसको मिला? एलन कॉर्माक और गॉडफ्रे हाउसफील्ड को सिटी के लिए किस चीज़ का मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का मिला। 1980 में द फर्स्ट कमर्शियल सुपर कंडक्टिंग एमआरआई सिस्टम इज इंट्रोड्यूस। 1980 में जो फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग एमआरआई सिस्टम था कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड किया गया। 1981 में स्लॉट स्कैन्स चेस्ट रेडियोग्राफी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बार्नर्स। 1981 में स्लॉट स्कैन चेस्ट रेडियोग्राफी डेमोन्स्ट्रेट की गई बार्नर के द्वारा। एंड 1981 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स इज अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ICRU, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। एंड 1982 में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स बिकम्स अवेलेबल। पैक्स कब बना था? 1982 में। एंड 1983 में फर्स्ट टेबुलर ग्रेन फिल्म इमल्सन ईस्टमैन कोडक इज डेवलप। कब डेवलप हुआ था? 1983 में फर्स्ट टेबुलर ग्रेन फिल्म इमल्सन ईस्टमैन कोडक डेवलप किया गया था। एंड 1984 में लेज़र स्टिमुलेबल फॉस्फोरस और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी CR अपीयर्स फ्यूजी का जो 1984 में लेजर स्टिमुलेबल फॉस्फोर और कंप्यूटेड रेडियोग्राफी CR के लिए फ्यूजी का आ गया था। एंड 1988 में सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस स्क्विड फॉर मैग्नेटोइंसेफेलोग्राफी इज फर्स्ट यूज्ड। स्क्विड का फर्स्ट यूज्ड मैग्नेटोइंसेफेलोग्राफी में 1988 में हुआ। एंड द 1989 में द SI adopted by the NCRP and the most scientific and medical societies. एंड 1990 में द लास्ट जीरो मैमोग्राफी सिस्टम इज प्रोड्यूस। 1990 में जीरो मैमोग्राफी सिस्टम आया। 1990 में ही हेलिकल सिटी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोशिबा के द्वारा। एंड 1991 में ट्विन स्लाइस सिटी इज डेवलप्ड बाय एलसेंट के द्वारा। 1992 में द मैमोग्राफी इक्वालिटी स्टैंडर्ड एक्ट MQSA इज पास्ड। कब? 1992 में। एंड 1996 में डिजिटल रेडियोग्राफी दैट यूजेस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFTs इज डेवलप्ड इन 1996। एंड 1997 में चार्ज कपल डिवाइस CCD डिजिटल रेडियोग्राफी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्विस रे। 1997 में चार्ज कपल डिवाइस डिजिटल रेडियोग्राफी इंट्रोड्यूस की गई बाय स्विस रे। एंड 1997 में एमॉर्फस सेलेनियम फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय रोलैंड्स के द्वारा। एंड 1998 में मल्टी स्लाइस सिटी इज इंट्रोड्यूस्ड की गई जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा।
एंड 1998 में एमॉर्फस सिलिकॉन CSI इमेज रिसेप्टर इज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर डिजिटल रेडियोग्राफी के लिए यूज किया गया। एंड 2000 में द फर्स्ट डायरेक्ट डिजिटल मैमोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम इज मेड अवेलेबल बाय जनरल इलेक्ट्रिक। 2002 में 16 स्लाइस हेलिकल सिटी इज इंट्रोड्यूस। 16 स्लाइस की हेलिकल सिटी का इंट्रोड्यूस हुई। 2002 में पेट इज प्लेस्ड इनटू रूटीन क्लिनिकल सर्विस कब हुआ? 2002 में। एंड 2003 में नोबल इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इज अवार्डेड टू पाउल लॉटरबर एंड सर पीटर मैन्सफील्ड फॉर MRI। 2003 में पॉल लॉटरबर एंड सर पीटर मैन्सफील्ड को MRI के लिए फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। 2004 में 64 स्लाइस हेलिकल सिटीज इंट्रोड्यूस किया गया। एंड 2005 में डुअल सोर्स सिटीज अनाउंस्ड सीमेंस। एंड 2007 में 320 स्लाइस हेलिकल सिटीज इंट्रोड्यूस इन बाय टोशिबा। 2009 में क्या हुआ? NCRP रिपोर्ट्स नंबर 160 ionizing radiation exposure to the population of the United States 2006 is published। 2009 में NCRT रिपोर्ट किस चीज़ की? ionizing radiation exposure की पॉपुलेशन पे इसका पब्लिश हुआ। ओके। एंड द 10 कमांडेंट्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन ये है। पहला, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन कंट्रोल, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। जो कार्डिनल है प्रिंसिपल वो क्या है? टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, TDS। डू नॉट अलाउ फैमिलियरिटी टू रिजल्ट इन फॉल्स सिक्योरिटी। एंड फॉल्स सिक्योरिटी के लिए फैमिलियरिटी को अलाउ नहीं करना है। नेवर स्टैंड इन द प्राइमरी बीम। प्राइमरी बीम में कभी भी स्टैंड नहीं होना है। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव एप्रन वेन नॉट बिहाइंड ए प्रोटेक्टिव बैरियर, जबकि प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं है। ऑलवेज वियर एन ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटर एंड पोजीशन इट आउटसाइड द प्रोटेक्टिव एप्रन एट द कॉलर। एंड कॉलर पहनना है, लेड एप्रन पहनना है। नेवर होल्ड ए पेशेंट ड्यूरिंग रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान कभी भी पेशेंट को नहीं पकड़ना है। यूज मैकेनिकल रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस व्हेन पॉसिबल, अदरवाइज हैव फैमिली और फ्रेंड्स होल्ड द पेशेंट। या फिर फैमिली या फ्रेंड्स को पेशेंट को पकड़ने के लिए खड़ा करना। The person who is holding the patient must always wear a protective apron and if possible protective gloves too. Use gonadal seals on all people of childbearing age when such use will not interfere with the examination, जब तक कि वो एग्जामिनेशन को इंटरफेयर ना कर रहा हो। And examination of pelvis and lower abdomen of pregnant patient should be avoided whenever possible। जब भी पॉसिबल हो उसको लोअर एब्डोमेन है एंड पेल्विस को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलवेज कोलिमेट टू द स्मॉलेस्ट फील्ड साइज अप्रोप्रिएट फॉर द एग्जामिनेशन। और हमेशा कोलिमेट करें, जितना साइज हमें चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही लेना है। एंड टिश्यू फ्रॉम नेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर। कोलिमेशन से अननेसेसरी रेडिएशन बच सकता है। कोलिमेटर्स टेक मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एडजस्टेबल लाइट लोकेटिंग कोलिमेटर
are the most frequently used collimating devices. Collimation also reduces scatter radiation and thus improves image contrast, और ये इमेज कंट्रास्ट को भी बढ़ाता है. Intensifying screen. Today most X-ray films are exposed in the cassette with radiographic intensifying screen on both sides of the film. Examinations conducted with the radiographic intensifying screen reduce exposure of the patient to the X-rays by more than 95% compared with the examinations conducted without radiographic intensifying screen. और ये एक्सरेज more than 95% कंपेयर विद द एग्जामिनेशन कंडक्टेड होते हैं विदाउट रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के. एंड प्रोटेक्टिव एप्रल. lead impregnated material is used to make aprons and gloves worn by radiologic technologists during fluoroscopy and subradiographic procedures. Gonadal shielding. The lead impregnated material used in aprons and gloves is used to fabricate gonadal shields. Gonadal shields should be used with all persons of childbearing age when the gonads are in or near usefully X-ray when use of such shielding will not interfere with the diagnostic values of examination. Protective barriers. Radiographic or CD console is always located behind a protective barrier. Often the barrier is lead lined and equipped with a leaded glass window और leaded glass window से equipped होना चाहिए. Under normal circumstances, personnel remains behind in the barrier during X-ray examination के दौरान. अभी फिगर में दिखाया जाएगा रेडियोग्राफिक एंड फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन रूम. Many radiation safety features are illustrated में. Other procedures should be followed. Abdominal and pelvic X-ray examination of expectant mothers should not be conducted during first trimester unless absolutely necessary. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो. Every effort should be made to ensure that an examination will not have to repeated because technical error. और कोशिश करना चाहिए कि कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. Repeat examination subject the patient to twice the necessary radiation. When shielding patients for X-ray examination, one should consider the medical management of the patients. Except for screen mammography, examination of asymptomatic patients is not indicated. Screening mammography के अलावा बाकी सभी जगह उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना ही चाहिए. Patients who require assistance during examination should never be held by X-ray personnel, and mechanical immobilization devices should be used when necessary. A member of the patient's family, appropriate shielded, should provide the necessary assistance. उसके फैमिली वाले को खड़ा करना है विद द प्रोटेक्टिव लेड एप्रन्स वगैरह के साथ. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं क्या हैं. स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन ऑल द डाइवर्स एंड फॉर्म्स सिमिलर टू ऑल साइंटिस्ट फिजिक्स strive for certainty and describing these interactions. Try the
or remove uncertainties by eliminating subjective description of events, assuming that all measurements are correctly made. All observers who use methods of physics will obtain exactly the same results. In addition to seeking certainty, physicists strive for simplicity. Therefore, only three measurable quantities are considered basic. These are mass, length, and time, and they are building blocks of all other quantities. And the secondary quantities are called derived quantities because they are derived from a combination of one or more of the three base quantities. Example: volume is length coupled mass density is derived by the volume, velocity is length divided by time, and additional quantities are designed to support measurement specialized area, science and technology. These additional quantities are called spatial quantities. In radiologic science, spatial quantities are those of exposure dose, effective dose, and radioactivity. Whether a physicist is studying something large such as universe or something small such as an atom, meaningful measurements must be reproducible. Therefore, after the fundamental quantities have been established, it is essential that they be replaced to be well defined and standards. Standards are normally defined by international organizations and usually are redefined when the progress of science requires greater precision. Okay, let's see. ये है एक प्रॉपर इक्विप्ड रूम. जनरल पर्पज रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम इंक्लूड रेडियोग्राफिक ट्यूब है, फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेबल है with an X-ray tube under the table. Some of the common radiation protection devices, LED कर्टन रखा हुआ है एंड बाकी स्लॉट कवर है यहाँ पे. एंड जैसे कि देखो ये कंसोल है, ये फ्लोरोस्कोपिक टेबल है, ये ट्यूब है, ये लेड बैरियर है, ये ग्लव्स हैं एंड ये लेड एप्रन है. एंड this is base quantities support derived quantities which in turn support the special quantities of radiologic science. Base quantities क्या क्या है? Mass, length, time. Base quantities and derived. Base quantities mass है, length, time. Base quantity. Derived quantities acceleration, velocity, force, momentum, work, power, energy. एंड एक्सपोजर को चाहिए एनर्जी एंड पावर. डोज वर्क, इफेक्टिव डोज, मोमेंटम एंड फोर्स है, एंड रेडियोएक्टिविटी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है. एंड स्पेशल इसकी जो क्वांटिटीज हैं वह है ये एक्सपोजर, डोज, इफेक्टिव डोज एंड रेडियो एक्टिविटी. ओके, एंड लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, एंड मीटर को वैसे एम,
किलोग्राम सेकेंड से लिखते हैं। एंड इसका सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड होता है। ब्रिटिश में फुट पाउंड एंड सेकेंड। SI includes additional base units, and pound is actually a unit of force that is related to mass. And here is the some units which would be studied in the next lecture. So thank you, bye bye, see you soon in the again.